हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती एकेडमी पानीपत की इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर्स में जितने भी हरियाणा एसएससी के अंदर आज तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड हम एक टेस्ट सीरीज तैयार करेंगे। उन 5-5 क्वेश्चन से हमें 50 क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। तो आज हमने हरियाणा क्लर्क 2016 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादक कौन है? हरियाणा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है, तो हमारे पास ऑप्शन है धान, गेहूं, जूट या फिर डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आंसर होगा हमारे पास गेहूं। लेकिन अब इस गेहूं से ही हमें बहुत सारे क्वेश्चन निकालने हैं। पहला क्वेश्चन कि अगर हम बात करें इसके अंदर कि पूरे भारत के अंदर गेहूं का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा कहां पर होता है? फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हरियाणा के अंदर भी गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छे लेवल पर होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए पूरे भारत के अंदर गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहां पर होता है? यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। पूरे भारत में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर हम दूसरे स्थान पर बात करें तो दूसरे स्थान पर कौन है? पंजाब। और तीसरा नंबर आता है हरियाणा का। तीसरे नंबर पर हरियाणा के अंदर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। लेकिन अगर हम हरियाणा जीके की बात हो रही है तो अगर हम हरियाणा के अंदर बात करें कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? सिरसा के अंदर। मतलब पहला स्थान, अगर प्रोडक्शन के अंदर पहले स्थान की बात करें तो किसका नाम आता है? सिरसा का। लेकिन कई बार ऑप्शन के अंदर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते कि इनमें से सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है गेहूं का। यानी कि अगर ऑप्शन में सिरसा ना हो तो दूसरा नंबर किसका आता है? फतेहाबाद का। गेहूं के उत्पादन में पहला स्थान आता है सिरसा का, दूसरा स्थान आता है फतेहाबाद का और तीसरा नंबर आता है हिसार का और चौथा नंबर आता है जींद का। देखो हमने कितने क्वेश्चन निकाले अभी तक। सबसे पहला क्वेश्चन था कि उस फसल का नाम बताइए जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा है, तो वो कौन सी है? गेहूं। फिर हमने इसमें से क्वेश्चन निकाले कि गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरे नंबर पर पूछा जाए पंजाब, और अगर ये पूछा जाए हरियाणा का कौन सा स्थान है? तीसरा। और अगर हरियाणा में भी पूछा जाए हरियाणा से गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? सिरसा में। दूसरा नंबर फतेहाबाद का, तीसरा नंबर हिसार का और चौथा नंबर जींद का। अब इसी क्वेश्चन से हम एक और टाइप निकालते हैं। इसी में से एक क्वेश्चन होता है फसलों के प्रकार, टाइप ऑफ क्रॉप्स। यानी कि जो फसलें होती हैं नॉर्मली कितने टाइप की हम काउंट करते हैं? 3 टाइप की। एक होती है रबी की फसलें, दूसरी होती है खरीफ फसलें और तीसरी कैटेगरी होती है जायद फसलें। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं? यहाँ से क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि ये जो गेहूं है वो किस टाइप की फसल है। तो गेहूं किस टाइप की फसल है? किसका एग्जाम्पल है? रबी फसल का। अब यहाँ से और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि जो रबी की फसल है कब बोई जाती है और कब काटी जाती है? तो जो रबी की फसल होती है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और इनको काटा कब जाता है? मार्च अप्रैल के अंदर काटी जाती है। क्वेश्चन क्या है? रबी की फसलें बोई कब जाती है? अक्टूबर नवंबर में। काटी कब जाती है? मार्च अप्रैल के अंदर। अगर बात की जाए खरीफ फसलें कब बोई जाती है या फिर कब काटी जाती है, तो खरीफ फसलें बोई तो जाती हैं जून जुलाई में और काटी कब जाती हैं? अक्टूबर नवंबर के अंदर। थर्ड आती है जायद फसलें, यानी कि रबी और खरीफ फसलों के बीच का जो टाइम होता है, यानी कि यहाँ पर मार्च अप्रैल से जून जुलाई के बीच का जो टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर हम पशुओं के लिए चारा, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, इस टाइप की जो हम फसलें उगाते हैं वो किस में काउंट की जाती हैं? जायद फसलों के अंदर। और जायद फसलों यानी कि कब से कब तक होती हैं? तो ये मार्च से लेकर
जुलाई तक कौन सी फसलें बोई जाती हैं? जायद फसलें। देखो पूरी डिटेल के अंदर हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरी डिटेल के अंदर तो ये भी होगा कि रबी फसलों के अंदर कौन सी फसलें काउंट की जाती है, खरीफ फसलों में कौन सी फसलें काउंट की जाती है। ये सिर्फ हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें से और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और लगभग इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि सिरसा के अंदर गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो हमने पहले क्वेश्चन में से हरियाणा की सबसे प्रमुख उत्पादक गेहूं, पूरे भारत में गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। दूसरा नंबर पंजाब का, तीसरा नंबर हरियाणा का। अब हम हरियाणा के अंदर आए। हरियाणा में सबसे ज्यादा उत्पादन सिरसा के अंदर किसका? गेहूं का। गेहूं के अलावा सिरसा के अंदर और किस चीज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? कपास का, आंवले का। मतलब गेहूं के अलावा पहला स्थान और किसके उत्पादन में दिया जाता है? कपास और आंवले। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन में सिरसा ना हो तो फिर सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? फतेहाबाद में। तीसरा नंबर हिसार का, चौथा नंबर जींद का। फिर हमने बात की फसलों के प्रकार में कि गेहूं किस टाइप की फसल है। तो गेहूं किस टाइप की फसल है? रबी, जो कि बोई कब जाती है? अक्टूबर नवंबर में। काटी कब जाती है? मार्च अप्रैल के अंदर। दूसरी टाइप में खरीफ फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। तीसरी टाइप है जायद फसलों की। जायद फसलें रबी और खरीफ के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि मार्च से जुलाई तक, मार्च में बोई जाती हैं और लास्ट जुलाई तक इनको काट लिया जाता है। तो ये सिर्फ हमने फर्स्ट क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन? एक। दूसरा नंबर पंजाब, तीसरा नंबर हरियाणा का, हरियाणा में सिरसा का, ये चारों के चारों नाम। सिरसा में गेहूं के अलावा किस चीज का उत्पादन होता है? कपास का, आंवले का। फिर हमने फसलों के 3 टाइप पढ़े, ये कब बोई जाती हैं और ये कब काटी जाती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस स्थान में होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण होता है? यानी कि जो होंडा मोटरसाइकिल है वो कहां पर तैयार की जाती है? तो इसका आंसर है मानेसर के अंदर। मानेसर। अब देखो यहां पर एक पॉइंट तो ये भी पड़ता है कि मानेसर कहां पर पड़ता है? गुरुग्राम के अंदर। लेकिन अब इसी से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, जैसे कि मारुति उद्योग, तो ये जो मारुति उद्योग है ये कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर। अगर इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाए औषधि उद्योग, तो ये भी कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर। देखो पहला क्वेश्चन तो सिर्फ क्या था, पेपर में क्या आया था? होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण किस जिले के अंदर कहां पर होता है? तो मानेसर। मानेसर कहां पर पड़ता है? गुरुग्राम में। फिर हमने इसी गुरुग्राम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन और निकाले, और वो 2 क्वेश्चन क्या हमारे पास कि होंडा मोटरसाइकिल के अलावा जो मारुति उद्योग है ये इसका निर्माण भी कहां पर होता है? ये जो उद्योग है ये कहां पर है? गुरुग्राम में। इसके अलावा हमने गुरुग्राम से एक और क्वेश्चन निकाला कि जो औषधि उद्योग है वो भी कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर। लेकिन अगर पूछा जाए होंडा मोटरसाइकिल तो मानेसर में, लेकिन अगर पूछ लिया जाए राजदूत मोटरसाइकिल कहां पर है, तो ये तो फरीदाबाद के अंदर है। लेकिन फरीदाबाद के उद्योग ना बहुत सारे फेमस हैं, जैसे कि हम चमड़ा उद्योग, एक हमारे पास है प्लास्टिक उद्योग, एक है बाटा शू कंपनी, एक हमारे पास है राजदूत मोटरसाइकिल, राजदूत मोटरसाइकिल, एक है टायर ट्यूब, इसके अलावा है कृषि यंत्र। बहुत सारे हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे कि जेसीबी, बुलडोजर, ट्रैक्टर, ये सारे के सारे उद्योग कहाँ पर हैं? फरीदाबाद में। देखो इनको याद कैसे रखना है।
इस फरीदाबाद के अंदर ना हमें सिर्फ याद रखना है चमड़ा उद्योग, कि चमड़ा उद्योग कहाँ पर है, फरीदाबाद में। अब देखो हमने ना बहुत सारी अमाउंट में चमड़े का मतलब सामान हमने तैयार कर दिया, लेकिन जब चमड़ा उद्योग लगाया गया, इतने बड़े लेवल पर हमने प्रोडक्शन की है, तो उनको रखने के लिए हमें कंटेनर भी तो चाहिए। तो उनको रखने के लिए हमने प्लास्टिक के कंटेनर तैयार किए। तो प्लास्टिक कंटेनर तैयार करने के लिए हमने प्लास्टिक उद्योग भी कहाँ पर लगाया, फरीदाबाद के अंदर। अब जब चमड़ा फैक्ट्री वहाँ पर है, चमड़ा उद्योग फरीदाबाद में, तो चमड़े से तो शूज़ भी बनाए जाते, जूते भी बनाए जाते हैं। तो हमने चमड़े के क्या बनाए, शूज़। अब शूज़ कंपनी का नाम क्या रखा गया, बाटा शू कंपनी। ये सिर्फ याद रखने के लिए। चमड़ा उद्योग फरीदाबाद में, चमड़ा उद्योग से हमने जो प्रोडक्शन की है, उस सारे मटेरियल को रखने के लिए हमने प्लास्टिक के कंटेनर तैयार किए। अब हमारे पास चमड़ा है, तो चमड़े से हमने और क्या तैयार किया, शूज़। किस कंपनी के, बाटा शू कंपनी के। अब देखो ये अभी नई नई हमने कंपनी स्टार्ट की है, तो इतना बहुत ज़्यादा बजट नहीं था, लेकिन हमें इस सारे के सारे जो हमने प्रोडक्ट तैयार किए, इनकी सप्लाई के लिए हमने क्या किया, एक राजदूत मोटरसाइकिल ली। अब हमने इस राजदूत मोटरसाइकिल से आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट थे, आसपास के एरिया के अंदर हमने प्रोडक्शन की सप्लाई स्टार्ट कर दी। अब जब हमने आसपास के एरिया में प्रोडक्शन की सप्लाई राजदूत मोटरसाइकिल से की, तो अब धीरे धीरे उस मोटरसाइकिल के चीज़ें, तो बाकी जो मतलब बाइक के अंदर जो भी चीज़ें होती है, खराब तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारे मोटरसाइकिल के क्या खराब हुए, टायर। यानी कि राजदूत मोटरसाइकिल से सप्लाई करने की वजह से उसके अब टायर और ट्यूब क्या हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। इसलिए हमने टायर ट्यूब के लिए जो प्रोडक्शन है, जो उद्योग है, वो भी कहाँ पर लगाया, फरीदाबाद में। इसके अलावा जब इतने बड़े लेवल पर फरीदाबाद में काम होता है, तो ये तो हरियाणा है जो किस पर डिपेंड है, कृषि पर, तो इसीलिए हमने कृषि यंत्र भी कहाँ पर तैयार किए, फरीदाबाद में। कृषि यंत्र के अंदर बहुत सारे हैवी व्हीकल्स होते हैं, इसके अलावा जेसीबी या ट्रैक्टर, बुलडोजर, ये उद्योग भी हमने कहाँ पर लगाए, फरीदाबाद में। देखो सेकेंड क्वेश्चन था क्या, कि जो होंडा मोटरसाइकिल है, इसका उत्पादन कहाँ पर होता है, तो होंडा मोटरसाइकिल का निर्माण कहाँ पर होता है, मानेसर में। यहाँ से हमने पहला क्वेश्चन क्या निकाला, कि मानेसर किस जिले के अंदर पड़ता है, गुरुग्राम के अंदर। इसी गुरुग्राम से नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या निकाला, कि मारुति उद्योग, यानी कि गुरुग्राम के अंदर और किस चीज का प्रोडक्शन होता है और कौन से उद्योग वहां पर है, तो यहाँ पर मारुति उद्योग है और दूसरा औषधि उद्योग है। मारुति उद्योग भी गुरुग्राम में है और औषधि उद्योग भी कहाँ पर है, गुरुग्राम में। फिर हमने इसी होंडा मोटरसाइकिल से ही हमें कहां पर पहुंचना था, राजदूत मोटरसाइकिल पर। लेकिन ये जो राजदूत मोटरसाइकिल है, ये फरीदाबाद के अंदर है, और फरीदाबाद में इस मोटरसाइकिल के अलावा बहुत सारे उद्योग हैं जो कि हरियाणा एसएससी के द्वारा पूछे जा चुके और पूछे भी जा सकते हैं। इसलिए हमने फरीदाबाद के उद्योगों को कैसे याद किया, कि फरीदाबाद के अंदर चमड़ा उद्योग लगाया। अब चमड़े का प्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया, तो वो बहुत बड़े लेवल पर था, इसलिए हमने उनको मेंटेन रखने के लिए, सारे मटेरियल को एक जगह पर इकट्ठा रखने के लिए हमने कंटेनर तैयार किए, और वो कंटेनर किस चीज़ के थे, प्लास्टिक के। अब हमने जब चमड़ा हमारे पास है, तो चमड़े के शूज़ भी होते हैं, तो हमने शूज़ तैयार किए और उस कंपनी का नाम क्या रखा, बाटा शू कंपनी। अब जब हमने प्रोडक्ट तैयार किया है, तो आसपास के लोकल एरिया के अंदर सप्लाई करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, राजदूत मोटरसाइकिल का। अब इस मोटरसाइकिल के कुछ समय के बाद टायर और ट्यूब क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, यानी कि टायर ट्यूब उद्योग भी कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर है। इसके अलावा कृषि यंत्र के अलावा हैवी व्हीकल्स, जैसे कि एग्जांपल है जेसीबी, ट्रैक्टर, तो ये भी कहाँ पर प्रोडक्शन होता है, फरीदाबाद के अंदर। यानी कि एक ही क्वेश्चन से हमने क्या किया, बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको हम डिटेल में, मतलब जैसे जो हमारी क्लास चल रही है उसके अंदर पढ़ेंगे, जो हम सिलेबस स्टार्ट है। ये सिर्फ टेस्ट सीरीज है, इसके अंदर हम एक क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चंस निकालेंगे। जैसे अब थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन के अंदर है, हरियाणा के किस मंडल में अधिकतम जिले आते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। वैसे इसका आंसर क्या है, रोहतक, लेकिन ये रोहतक आंसर कैसे है, मतलब किस जिले के अंदर, किस मंडल के अंदर कितने जिले, उसको पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। देखो जो मंडल हैं, स्टार्टिंग में होते थे 4, करंट में कितने हैं, 6। पहला क्वेश्चन तो यही है कि स्टार्टिंग में कुल कितने मंडल होते थे, 4,
लेकिन अगर अब करंट में बात की जाए तो वर्तमान में कितने हमारे पास हैं? 6। अब वो 6 के नाम, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो जिले तो हमारे पास 22 हैं और 22 में से मंडल सिर्फ हमारे पास कितने हैं? 6। तो वो 6 नाम कौन से हैं हमारे पास? घर के एफ। अगर ये भी पूछा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दो नए मंडल तैयार किए गए और वो कौन से हैं? तो 2 नए मंडल हैं के एफ, यानी कि जो लास्ट में घर से 4 नाम जो कि पहले से मंडल है, और ये जो 2 नए हैं, ये 2 नए ऐड किए गए हैं और उसके बाद हमारे पास टोटल मंडल कितने? 6। यानी कि जी से किस मंडल का नाम बनेगा? गुरुग्राम का। एच से किस मंडल का नाम बनेगा? हिसार का। ए से किस मंडल का नाम बनेगा? अंबाला का। आर से बनेगा रोहतक का। के से बनेगा करनाल का और एफ से बनेगा फरीदाबाद का। घर के एफ, पुराने घर, 2 नए के एफ। के एफ से के का मतलब करनाल, एफ का मतलब फरीदाबाद। अब देखो के से तो करनाल भी बनता है, कुरुक्षेत्र भी बनता है, कैथल भी बनता है, लेकिन ये जो कुरुक्षेत्र है, कैथल, वो तो करनाल से बाद में अलग होकर बने। तो पहले तो कौन सा था? करनाल। करनाल से अलग करके कुरुक्षेत्र बनाया गया, कुरुक्षेत्र से अलग करके कैथल बनाया गया, यानी कि हमारे पास टोटल 6 मंडल है। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? इनमें से कौन सा मंडल नहीं है? जैसे एग्जाम्पल दिया, अंबाला, रोहतक, करनाल, पलवल, इनमें से किस जिले को मंडल में शामिल नहीं किया जाता? तो किसको नहीं किया जाता? पलवल को। यानी कि अगर हमें ये 6 नाम पता है तो चाहे फिर वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, घर के एफ, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, के से करनाल, एफ से फरीदाबाद। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था किस मंडल में सबसे ज़्यादा जिले हैं, यानी कि हमें ये भी पता होना चाहिए किस मंडल में किस जिले को शामिल किया गया, क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं पानीपत जिला किस मंडल में आता है, सोनीपत जिला किस मंडल में आता है, रोहतक किस मंडल में आता है, पलवल किस मंडल में आता है, पंचकुला किस मंडल में आता है। तो उनको आसानी से याद करेंगे हम। जैसे पहला है गुरुग्राम, तो इस गुरुग्राम के अंदर हमने याद किया, गुरु ने महेंद्र को रेवड़ी दी। इसके लिए एक अलग से वीडियो भी तैयार की गई है मंडल के लिए, मतलब पूरे डिटेल के अंदर, पूरे मंडल उसके अंदर डिटेल में पढ़ाए गए हैं। गुरु ने महेंद्र को रेवड़ी दी, यानी कि गुरुग्राम मंडल के अंदर कितने जिले शामिल हैं? 3। गुरु से गुरुग्राम, महेंद्र से महेंद्रगढ़, रेवड़ी से रेवाड़ी। यानी कि अगर ये पूछा जाए ना गुरुग्राम जिला किस मंडल के अंदर है, तो किसके अंदर है? गुरुग्राम के अंदर ही है। गुरु ने महेंद्र को रेवड़ी दी, तो 3 नाम, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवड़ी से रेवाड़ी। नेक्स्ट नाम आता है हिसार का। हिसार पर जिद में, हिसार पर जिद में फतेह हासिल की और उसको अपने सिर का ताज बनाया। यानी कि हिसार मंडल के अंदर कितने जिले शामिल हैं? 4। एक तो हिसार मंडल के अंदर हिसार, दूसरा जींद, तीसरा फतेहाबाद, चौथा सिरसा। लेकिन अगर याद ना रहे तो हम कैसे याद रख सकते हैं? हिसार पर जिद में फतेह हासिल की और उसको अपने, फतेह हासिल करने के बाद ताज पहनते हैं ना सिर पर, तो अपने सिर का ताज बनाया। हिसार पर जिद में फतेह हासिल की और उसको अपने सिर का ताज बनाया। नेक्स्ट है अंबाला। अंबाला के अंदर कितने जिलों को शामिल किया जाता है? अम्मा अपने 5 पुत्रों के साथ, 5 से पंचकुला, अम्मा अपने 5 पुत्रों के साथ तीर्थ स्थल पर गई, यानी कि कुरुक्षेत्र गई, और कुरुक्षेत्र जाने के बाद यमुना नदी में स्नान किया, यानी कि यमुनानगर। देखो एक्चुअल में जो यमुना नदी होती है वो हरियाणा में यमुनानगर से एंटर करती है। यमुनानगर से एंटर करके वो करनाल में, पानीपत में, सोनीपत से फिर दिल्ली में एंटर होते, फिर फरीदाबाद में और पलवल में। यानी कि कुरुक्षेत्र में यमुना नदी एंटर नहीं करती, ये सिर्फ याद रखने के लिए है। अम्मा अपने 5 पुत्रों के साथ तीर्थ स्थान पर जाती है, यानी कि कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र जाने के बाद वो क्या करती है? यमुना नदी में स्नान करते हैं। यानी कि अंबाला के अंदर कितने जिले शामिल हैं? 4।
अगर पूछे हिसार के अंदर कितने शामिल हैं, 4। अगर पूछा जाए गुरुग्राम के अंदर कितने जिले शामिल हैं, 3। अब नेक्स्ट नाम आता है रोहतक। रोहतक को हमें ज़्यादातर हम ना रोहतक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे वो रोहित से रिलेटेड रखेंगे। तो यहाँ पर रोहतक से रोहित कि ना एक रोहित नाम का लड़का था जिसकी आवाज़ क्या थी, खराब थी। खराब यानी कि झरझर थी, तो झरझर से हमें याद रखना है झज्जर। रोहतक मंडल के अंदर एक तो रोहतक को शामिल किया गया, दूसरा झज्जर को शामिल किया गया, और तीसरा देखो रोहित की आवाज़ झरझर है तो वो रोने लगा, तो इसीलिए दादा ने चरखी दादरी मतलब दादा ने, दादरी दादा ने उसको चुप कराने के लिए सोना दिया और ये कहा कि आपकी वाणी बहुत अच्छी है। वाणी यानी कि भिवाणी। देखो रोहित की आवाज़ कैसी थी, झरझर थी यानी कि खराब थी, जिसकी वजह से वो रोने लग जाता है। अब वो रोने लग जाता है तो इसी वजह से दादा ने, क्योंकि घर का हेड कौन होता, मुखिया कौन होता, दादा, तो चरखी दादरी से दादा ने उसको चुप कराने के लिए क्या दिया, सोना दिया, और क्या कहा कि आपकी वाणी भी वाणी यानी कि वाणी बहुत अच्छी है। तो रोहतक मंडल के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए हैं, 5। गुरुग्राम के अंदर सिर्फ 3 है, हिसार के अंदर 4 हैं, अंबाला के अंदर 4 हैं, और रोहतक के अंदर कितने हैं अब तक, 5, यानी कि अब तक रोहतक के ज़्यादा हैं। करनाल और फरीदाबाद को भी देख लेते हैं। करनाल के अंदर किन किन को शामिल किया जाता है, पानीपत को, और तीसरा कैथल को। याद कैसे रखना है, देखो अगर ना कोई किसी भी चीज़ की कमी है, अगर हमें उस पर कंट्रोल करना है, तो अगर उस पर सरकार चार्जेस लगाना शुरू कर दे तो उस पर हम एक लिमिट तक कंट्रोल लगा सकते हैं, क्योंकि जो जरूरी चीज़ें हैं उनको हम प्रयोग करेंगे, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो, अगर हमारे लिए नेसेसरी हैं तो वो चीज़ें। तो यहाँ पर सरकार ने ना कर लगाया, और करंट में अगर हम पानी का इसी तरीके से प्रयोग करते रहे तो पानी की कमी हो सकती है, बार बार सरकार के द्वारा जागरूक किया जाता है। तो सरकार ने क्या किया, पानी पर कर लगाया। अब पानी तो बहुत है, लेकिन जो पीने योग्य पानी उसकी कमी है, जो सिंचाई करने योग्य पानी उसकी कमी है, और वो पानी हमें कहाँ से मिलता है, थल से। थल का मतलब कैथल। करनाल मंडल के अंदर किन जिलों को शामिल किया जाता है, एक तो करनाल को, दूसरा पानीपत को, और तीसरा कैथल को। कर लगाया, सरकार ने कर लगाया, किस पर कर लगाया, पानी पर। कौन से पानी पर कर लगाया, थल के पानी पर। तो करनाल के अंदर एक तो करनाल शामिल है, एक पानीपत शामिल है, और एक कैथल शामिल है, यानी कि 3 जिले। नेक्स्ट है फरीदाबाद। फ्री वाली चीजें पल में, फ्री वाली चीजें पल में नुए चली जाती है। याद कैसे रखना है, फरी वाली चीजें पल में नुए चली जाती है, मतलब ऐसे, मतलब जल्दी खत्म हो जाती है। फरी वाली चीजें पल में नुए चली जाती हैं। देखो यहाँ से अब कितने क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, करंट में कितने मंडल हैं, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग में कितने मंडल थे, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, इनमें से कौन सा मंडल नहीं है। तो यानी कि आपको 6 नाम अगर पता है तो हम बता सकते हैं कि कौन सा मंडल नहीं है। वो 6 नाम कैसे याद रखने हैं, घर के एफ, जी से गुरुग्राम, एच से हिसार मंडल, ए से अंबाला मंडल, आर से रोहतक मंडल, के से करनाल मंडल, एफ से फरीदाबाद मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि 2 नए कौन से तैयार किए गए हैं, तो करनाल और फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था किस मंडल में सबसे अधिक जिले हैं, तो हमने देखा गुरुग्राम के अंदर सिर्फ 3 है, हिसार के अंदर 4 है, अंबाला के अंदर 4 हैं, रोहतक के अंदर 5 हैं, करनाल के अंदर 3 है, फरीदाबाद के अंदर 3 है। तो यानी कि किस मंडल के अंदर सबसे ज़्यादा जिले शामिल है, रोहतक के अंदर। और अगर ये भी पूछे कितने जिले शामिल हैं तो 5 जिले शामिल हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन से हमने बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। दिखने में ये सिर्फ 5 क्वेश्चन है, लेकिन हमने 50 क्वेश्चन रिवाइज कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 राज्यों में से कितने राज्यों में विधान परिषद है। देखो जब ये 2016 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था तब क्वेश्चन क्या था कि 29 राज्यों में से, और ऑप्शन में 6 भी नहीं था,
ऑप्शन में क्या था, 7 था। ऑप्शन में 7 है, 23 है, 28 है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो चेंजेस हुए वो उससे पहले क्या डाटा है, पहले पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि अब कितने हो चुके हैं, 28 राज्य। यानी कि अब नए चेंजेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बनेगा, 28 राज्यों में से कितने राज्यों में विधान परिषद है। तो करंट में कितनी है, 6, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय पर कितने थे, 7, क्योंकि उस समय पर जम्मू कश्मीर भी राज्यों में शामिल होता था, अब वो राज्यों में शामिल नहीं किया जाता। क्लियर है कि 28 राज्यों में से कितने के पास विधान परिषद मौजूद है, 6 के पास। अब देखो होते क्या है, स्टेट वाइज विधान मंडल होता है और इस विधान मंडल को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक तरफ होती है विधानसभा और दूसरी तरफ होती है विधान परिषद। अब ये नहीं है कि 28 राज्यों में विधान परिषद नहीं हो सकती। अगर 2/3 MLA ये चाहते हैं कि हमारे स्टेट के अंदर MLC यानी कि विधान परिषद होनी चाहिए, विधान परिषद होनी चाहिए, तो स्टेट के अंदर विधान परिषद शामिल की जा सकती है। लेकिन करंट में सिर्फ कितने राज्यों के पास है, 6 के पास है। कितने मेंबर के मतलब मंजूरी से विधान परिषद स्टेट में लागू की जा सकती है, 2/3। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विधान परिषद के मेंबर को क्या कहा जाता है, MLC। MLC की फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर सॉरी काउंसिल, ये तो वो है ना MLA के लिए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या बन सकता है इससे कि विधान परिषद के अंदर मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 40। मिनिमम कितने हो सकते हैं, 40। एक्सेप्शन तो हो सकते हैं लेकिन कंडीशन क्या है, मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 40। अगर पूछा जाए मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 1/3 टोटल MLA का, टोटल MLA का 1/3 क्या हो सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम के लिए फिक्स है कितने, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्या हो सकता है कि किस राज्य के पास विधान परिषद है। अगर पूछा जाए हरियाणा का जो विधान मंडल है वो कैसा है, तो हरियाणा का जो विधान मंडल है वो एक सदनात्मक है। एक सदनात्मक का मतलब क्या है, क्योंकि विधान मंडल तो 2 टाइप है, क्योंकि एक तरफ विधानसभा है और एक तरफ विधान परिषद है, लेकिन हरियाणा के अंदर विधान परिषद नहीं है, सिर्फ एक ही सदन है। 2 सदन अगर विधान परिषद भी होती तो 2 सदन होते, लेकिन हरियाणा के अंदर सिर्फ क्या मौजूद है, विधान सभा। इसी वजह से हरियाणा के विधान मंडल को क्या कहा जाता है, एक सदनात्मक कहा जाता है। अगर बात की जाए 6 राज्यों के बारे में तो वो कौन से हैं, यूपी, दूसरा है बिहार, यूपी बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ये वो 6 स्टेट हैं जहां पर क्या मौजूद है, विधान परिषद, करंट के डाटा के अकॉर्डिंग। अगर आप पुराना डाटा पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, 7, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर चेंजेस हुए, वो अब स्टेट नहीं है, तो इसी वजह से कितने बचे हुए, 6। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। हमने 4th क्वेश्चन में से, क्वेश्चन सिर्फ क्या था, कितने राज्यों के पास विधान परिषद है, 6 के पास। किस किस के पास, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और क्वेश्चन कि क्या किसी अन्य इन 6 के अलावा विधान परिषद किसी और स्टेट में खोली जा सकती है, तो खोली जा सकती है, लेकिन क्या क्राइटेरिया है, 2/3 MLA की परमिशन से। अगर 2/3 MLA अगर चाहते हैं कि हमारे स्टेट के अंदर विधान परिषद होनी चाहिए तो विधान परिषद हो सकती है। फिर हमने बात की विधान परिषद के अंदर जो मेंबर होते हैं वो MLC होते हैं। MLC की फुल फॉर्म क्या है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद के अंदर मिनिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, MLA का 1/3। जो हरियाणा है, हरियाणा के अंदर विधान परिषद नहीं है, इसी वजह से हरियाणा के विधान मंडल को क्या कहा जाता है, एक सदनात्मक, एक सदन है, और वो एक सदन कौन सा है, विधानसभा। क्लियर है यहाँ तक। अब लास्ट 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
5th क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि हरियाणा और यूपी राज्यों के मध्य यह नदी एक प्राकृतिक रोधिका का मतलब नेचुरल जो बाउंड्री तैयार करती है, सीमा तैयार करती है, उस नदी का नाम क्या है? हरियाणा और यूपी के बीच में जो बाउंड्री तैयार करती है तो वो कौन सी नदी करती है? यमुना नदी। एक क्वेश्चन तो यही है, यमुना नदी। अब इसे और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, यहां से हमारे पास और क्वेश्चन क्या बनते हैं? पहला क्वेश्चन कि हरियाणा के अंदर जो यमुना नदी होती है वो कहां से एंटर करती है? तो हरियाणा के अंदर ताजेवाड़ा से, या फिर ताजेवाड़ा के बजाय ऑप्शन में ये भी मिल सकता है हथीनी कुंड बैराज से। और ये जगह पड़ती कहां पर? ये दोनों की दोनों जगह कहां पर है? यमुना नगर में। और ये फेमस है क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ताजेवाड़ा किस जगह में, किस जिले के अंदर है? तो यमुना नगर में। हथनी कुंड बैराज कहां पर है? यमुना नगर के अंदर है। हरियाणा के अंदर यमुना नदी कहां से एंटर करती है? हरियाणा के ताजेवाड़ा से। लेकिन दूसरा ऑप्शन आपको ये भी मिल सकता है हथनी कुंड बैराज से, लेकिन ऑप्शन में एक ही मिलेगा। और ये दोनों की दोनों जगह कहां पर पड़ती हैं? यमुना नगर के अंदर। इसके अलावा कि जो हरियाणा और यूपी के बीच में ये जो नदी बाउंड्री तैयार करती है, कितनी, लगभग कितनी किलोमीटर? लगभग 320 किलोमीटर की बाउंड्री। ज़्यादातर आपको 326 किलोमीटर भी, लेकिन मैंने कहा अप्रोक्स लगभग कितने किलोमीटर? 320 किलोमीटर तक ये बाउंड्री कवर करती है। यहाँ से और क्या क्वेश्चन? हरियाणा की एकमात्र सदानीरा या नित्यवाहिनी नदी किसको कहा जाता है? यमुना नदी को। देखो, सदा नीरा या नित्य वाहिनी का मतलब क्या है? वर्ष भर चलने वाली, बहने वाली नदी। एकमात्र हरियाणा की जो पूरे वर्ष भर बहती है वो कौन सी नदी है? यमुना नदी। और है मौसमी नदी है, वर्षा पर डिपेंड करती है, लेकिन ये कैसी है? वर्ष भर बहने वाली। जिसको अब पेपर में जो पूछा जाता है, जो शब्द दिया जाता है, वो होता है या तो सदानीरा या फिर ये होता है नित्यवाहिनी नदी। यहां से ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पुलिस के अंदर पूछा गया था कि जो दिल्ली है वो किस नदी के किनारे है, और वो इसी क्वेश्चन में से निकलेगा। अगर पूछा जाए यमुना नदी हरियाणा में कितने जिलों में बहती है, तो कुल कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में। किस किस में? देखो, सबसे पहले यमुना नदी यमुना नगर में एंटर होती है, तो एक जिला यमुना नगर। यमुना नगर के बाद वो किस में, नीचे किस में एंटर करती है? करनाल के अंदर। करनाल के बाद नीचे कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है? पानीपत के अंदर। पानीपत के बाद वो एंटर करती है सोनीपत के अंदर। बीच में दिल्ली में भी एंटर करती है। सोनीपत के बाद वो किस जिले में एंटर करती है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद के बाद वो किस में एंटर करती है? पलवल में। यानी कि वो 6 डिस्ट्रिक्ट, सबसे पहले यमुना नगर में, यमुना नगर के बाद करनाल में, करनाल के बाद कौन सा पड़ता है? पानीपत। पानीपत के बाद फिर आगे बढ़ते हैं सोनीपत, सोनीपत के बाद फरीदाबाद में और पलवल में। लेकिन बीच में दिल्ली भी आता है। और क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के अंदर ये पूछा गया था, दिल्ली जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हमने देखा ना भी, यमुना नदी इसमें सेंटर होकर जा रही है, तो दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी। क्लियर है? देखो, हमने कितने क्वेश्चन किए? हरियाणा और यूपी राज्यों के बीच में कौन सी नदी है जो सीमा तैयार करती है? यमुना नदी। फिर हमने इसी में से क्वेश्चन निकाले, हरियाणा में यमुना नदी कहाँ से एंटर करती है? ताजेवाड़ा, या फिर आपको ऑप्शन में हथीनी कुंड बैराज भी मिल सकता है। और ये दोनों की दोनों जगह कहाँ पर पड़ती हैं? यमुना नगर में। फिर हमने कि जो बाउंड्री तैयार करते हैं प्रोक्स कितने किलोमीटर? 320 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हरियाणा की एकमात्र सदानीरा या नित्य वाहिनी या वर्ष भर बहने वाली नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, यमुना नदी हरियाणा के कितने जिलों में बहती है, कितने जिलों में से गुजरती है? तो 6 में से। और वो 6 नाम, क्योंकि ऐसे भी तो पूछा जा सकता है कि ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, इनमें से किस जिले में यमुना नदी एंटर नहीं करती? ऑप्शन है यमुनानगर, ऑप्शन है करनाल, ऑप्शन है पंचकुला, ऑप्शन है पानीपत।
तो यानी कि किस में यमुना नदी एंटर नहीं करती, पंचकूला के अंदर। तो हमें वो 6 नाम पता होने चाहिए। सबसे पहले एंट्री कहाँ से होती है, यमुनानगर से। यमुनानगर के बाद एंटर करते करनाल में, करनाल के बाद पानीपत में, सोनीपत में, फरीदाबाद में और पलवल के अंदर। और एक और क्वेश्चन यहाँ से दिल्ली पुलिस के अंदर पूछा गया था कि दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे। हमने सिर्फ किए तो प्रीवियस ईयर तो हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन किए, लेकिन इन 5 क्वेश्चन से लगभग हमने 50 क्वेश्चन तैयार कर लिए, लगभग 50 क्वेश्चन। लेकिन जितना हमने पूरे मंडल को हमने पूरी डिटेल में पढ़ लिया, लगभग हमने यमुना नदी को कवर कर लिया, हमने फरीदाबाद के उद्योगों को, गुरुग्राम के इंपॉर्टेंट उद्योगों को हमने पढ़ लिया, फसलों की टाइप हमने पढ़ ली। गेहूं का उत्पादन पूरे भारत में यूपी में होता है, हरियाणा में सिरसा में होता है, सिरसा के अलावा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद में। ये सिर्फ आज की क्लास के अंदर हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन, लेकिन उन 50 क्वेश्चन पर भी आपको फोकस करना है जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।